नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आज हम एक बेहद कह सकते हैं प्रभावशाली विचारक ओशो, उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है द बुक ऑफ विमेन, सेलिब्रेटिंग द फीमेल स्पिरिट। इसके कुछ खास विचारों पर हम आज एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास इस किताब का एक सार यानी समरी मौजूद है और हमारा मकसद है इस सार के जरिए यह समझना कि ओशो स्त्रीत्व की प्रकृति, उसकी जो अनोखी शक्ति है और उसका आध्यात्मिक महत्व, इसको कैसे देखते हैं। खासकर हम इस बात पर गौर करेंगे कि ओशो उस समाज में स्त्री होने के मायने को कैसे एक नई परिभाषा देते हैं, जहां अक्सर पुरुष केंद्रित मूल्यों का ही बोलबाला रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्त्रीत्व के मूल सार से। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार ओशो स्त्री को सिर्फ एक लिंग के तौर पर नहीं देखते, नहीं। बल्कि वो उसे प्रेम, गहरी अंतर्दृष्टि या कहें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, इंट्यूशन, हाँ, और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का एक जीता जागता प्रतीक मानते हैं। तो उनका नजरिया पुरुषों से अलग कैसे है इस मामले में, सार बताता है कि ओशो का मानना था कि स्त्रियां मतलब स्वाभाविक रूप से जीवन की लय से, अपनी भावनाओं से और सबसे जरूरी वर्तमान क्षण से ज्यादा गहराई से जुड़ी होती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे उनकी जड़ें सीधे अस्तित्व में हों, ऐसा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ओशो के लिए स्त्री के ये जो गुण है, भावनाओं से जुड़ाव या वर्तमान में जीना, ये कोई कमजोरी नहीं है। अक्सर पारंपरिक सोच में इसे कमजोरी मान लिया जाता है ना? हाँ बिल्कुल, अक्सर यही माना जाता है। जी, पर ओशो इसके ठीक उलट सोचते हैं। वो इसे असीम कृपा, ग्रेस, धैर्य, पेशेंस और अस्तित्वगत गहराई, डेप्थ की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। अच्छा, गहराई। हाँ, ये जो पारंपरिक मर्दाना ताकत की परिभाषा है ना, जो अक्सर शारीरिक बल या आक्रामकता पर टिकी होती है, उसको ये सीधी चुनौती है। ओशो एक अलग तरह की शक्ति की बात कर रहे हैं। आंतरिक शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, पोषण देने की शक्ति। ये स्त्री ऊर्जा का एक तरह से उत्सव है। उसे कमतर आंकने के बजाय उसकी जो विशिष्टता है उसको पहचानना है। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है जो स्थापित मान्यताएं हैं उनसे हटकर। लेकिन अगर स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इतनी गहरी हैं, जीवन से इतनी जुड़ी हैं, तो फिर समाज में उनकी स्थिति अक्सर ऐसी क्यों दिखती है जहां उन्हें सीमित या दबा हुआ सा महसूस होता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ओशो समाज की, खासकर पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान संस्थाओं की तीखी आलोचना करते हैं। हाँ। उनका क्या तर्क है? मतलब इन संस्थाओं ने महिलाओं को कैसे बांधा है? हाँ, ओशो इस पर बहुत मुखर रहे हैं। बिल्कुल, उनका विश्लेषण है कि सदियों से महिलाओं को सांस्कृतिक रिवाजों, धार्मिक शिक्षाओं और जो नैतिक उपदेश हैं, उनके जरिए एक खास किस्म की कंडीशनिंग, हाँ जी, मतलब एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग या ढलाई कह लीजिए, उसके तहत रखा गया है। समाज ने उन्हें बचपन से ही कुछ सीमित भूमिकाओं में देखने और ढालने की कोशिश की है। जैसे कि बस एक अच्छी माँ बनना है, एक समर्पित पत्नी बनना है या एक आज्ञाकारी बेटी। ओशो का तर्क है कि इन संस्थाओं और अपेक्षाओं ने न केवल महिलाओं की बाहरी स्वतंत्रता को सीमित किया है, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरा नुकसान किया है। अच्छा, वो क्या? उन्होंने महिलाओं की अपनी असली पहचान, उनकी वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी जिसे कहते हैं, उसको खिलने से रोका है और उनकी जो सहज आध्यात्मिक क्षमता है उसे पहचानने और विकसित करने में बाधा डाली है। ये एक अदृश्य पिंजरा है, कह सकते हैं, जिसे समाज ने बड़ी चतुराई से बनाया है। अदृश्य पिंजरा, ये शब्द काफी गहरा है, बहुत कुछ कह जाता है। तो जब ओशो मुक्ति या स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो क्या उनका मतलब सिर्फ इन बाहरी सामाजिक या राजनीतिक बंधनों से आज़ादी पाना है, जैसे नौकरी करने की आज़ादी या वोट देने का अधिकार? क्योंकि अक्सर मुक्ति शब्द सुनकर यही ख्याल आते हैं मन में। हाँ, ये आम धारणा है। किताब के सार के अनुसार मुक्ति का क्या अर्थ है उनके लिए? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। ओशो बाहरी स्वतंत्रता को नकारते नहीं है, वो जरूरी है, लेकिन उनका जो मुख्य जोर है वो आंतरिक स्वतंत्रता पर है, इंटरनल फ्रीडम। आंतरिक स्वतंत्रता। जी, उनके लिए सच्ची मुक्ति तब शुरू होती है जब एक महिला समाज द्वारा उस पर थोपी गई इन भूमिकाओं और पहचानों से
माँ, पत्नी, बेटी वगैरह इनसे परे जाकर खुद को देखने लगती है। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी बदलाव की बात नहीं है, ये चेतना के स्तर पर एक क्रांति है। ये सवाल पूछना है कि इन सब लेबलों के पीछे मैं वास्तव में कौन हूँ। ओशो महिलाओं को इसी आत्मान्वेषण, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी असली आवाज सुनने के लिए, सामाजिक शोरगुल से ऊपर उठकर अपने सच को जीने के लिए। ये अपनी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, मतलब अपने सच्चे स्वरूप के प्रति ईमानदार होना, उसको खोजने और जीने का आह्वान है। आंतरिक स्वतंत्रता और प्रामाणिकता, ये वाकई बहुत गहरे विचार हैं। अच्छा, जब आप सामाजिक कंडीशनिंग और उससे मुक्त होने की बात कर रही हैं, तो एक पहलू जो तुरंत दिमाग में आता है वो है प्रेम और रिश्ते। जी बिल्कुल। ये भी तो समाज के ढांचों और अपेक्षाओं से बहुत गहरे प्रभावित होते हैं। इस क्षेत्र में ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक विचारों से कितना अलग है? सार क्या बताता है इस बारे में? हाँ, यहाँ ओशो का नजरिया काफी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी है। वे प्रेम और लगाव, अटैचमेंट के बीच एक बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर खींचते हैं। प्रेम और लगाव? हाँ जी। लगाव उनके अनुसार अक्सर डर से पैदा होता है। खोने का डर, अकेलेपन का डर, एक असुरक्षा का भाव। लगाव में हम दूसरे को अपनी जरूरत पूरी करने का साधन बना लेते हैं, उस पर अधिकार जताना चाहते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। इसके विपरीत ओशो का कहना है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में ही पनपता है। वो महिलाओं को और पुरुषों को भी सलाह देते हैं कि वे खुद को खोए बिना पूरी आजादी से प्यार करें। पूरी आजादी से? हाँ, सच्चा प्यार तभी संभव है जब दोनों साथी अपने आप में पूर्ण हो, स्वतंत्र हो, भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर बोझ ना बने। ये रिश्ता निर्भरता पर नहीं, बल्कि गहरे आपसी सम्मान और एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करने पर आधारित होता है। अच्छा। इसमें दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं होती, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करने का भाव होता है जैसा वो है। ये एक तरह से दो स्वतंत्र व्यक्तियों का साथ आना है, एक दूसरे को बांधने के लिए नहीं, बल्कि अपने आनंद को साझा करने के लिए। बिना किसी निर्भरता या अधिकार जताए प्यार करना, यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आदर्शवादी। पर क्या व्यवहारिक जीवन में ये सच में संभव है? खैर, यह सोचने का विषय है। हाँ, अभ्यास का विषय है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मातृत्व की ओर। स्रोत बताते हैं कि ओशो मातृत्व को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, लगभग एक दिव्य अनुभव मानते हैं उसे। लेकिन साथ ही इसमें एक चेतावनी या एक शर्त सी भी जुड़ी हुई लगती है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में शायद ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ओशो के विचारों की गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट हो जाता है। वो निसंदेह मातृत्व का गहरा सम्मान करते हैं। बहुत ज्यादा। वो इसे जीवन को रचने और पोषित करने की एक चमत्कारिक क्षमता मानते हैं। स्त्री शरीर को पवित्र कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को सृष्टि का एक अद्भुत रहस्य मानते हैं। लेकिन हाँ, ये लेकिन महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि मातृत्व एक सामाजिक दबाव, एक मजबूरी या केवल एक जैविक कर्तव्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक सचेत चुनाव होना चाहिए, कॉन्शियस चॉइस। हाँ। मतलब एक ऐसा निर्णय जो महिला पूरी जागरूकता, इच्छा और तैयारी के साथ ले। यहाँ फिर वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चुनाव का केंद्रीय विचार सामने आता है। ओशो का मानना है कि जब कोई महिला पूरी चेतना और प्रेम से माँ बनने का चुनाव करती है, तभी वो उस अनुभव की दिव्यता और गहराई को सही मायने में जी सकती है। और अगर थोपा जाए तो? अगर इसे एक कर्तव्य या सामाजिक अपेक्षा के रूप में थोपा जाता है, तो ये अपनी सहज सुंदरता और पवित्रता खो देता है। फिर वो बोझ बन जाता है। यानी चुनाव का अधिकार यहाँ भी सर्वोपरि है, ये बात समझ में आती है। अब अगर हम अध्यात्म के क्षेत्र की बात करें, तो ऐतिहासिक रूप से कई पारंपरिक धर्मों में महिलाओं की भूमिका अक्सर सीमित रही है। जी बिल्कुल। या उन्हें पुरुषों से कमतर आंका गया है। जी। इस संदर्भ में महिलाओं के लिए ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक धर्मों से कैसे अलग है? क्या वो कोई नया रास्ता दिखाते हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। और हाँ, ओशो यहाँ भी स्थापित मान्यताओं से काफी अलग खड़े नजर आते हैं। जहाँ कई पारंपरिक धर्मों ने महिलाओं को आध्यात्मिक यात्रा में हाशिए पर रखा, उन्हें ज्ञान या साधना के कुछ मार्गों से वंचित रखा या उन्हें पुरुषों के अधीन माना। हाँ, ऐसा तो रहा है। वहीं ओशो इसके ठीक विपरीत जाते हैं। वो स्त्रैण गुणों जैसे कि गहरी अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन, समर्पण का भाव, सरेंडर, ग्रहणशीलता यानी रिसेप्टिविटी, खुले मन से स्वीकार करने की क्षमता और करुणा, कंपैशन, इनको न सिर्फ महत्वपूर्ण मानते हैं, अच्छा, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट या परमात्मा तक पहुंचने का सीधा
और शायद उच्चतम मार्ग मानते हैं। उच्चतम मार्ग, पुरुषों से भी ज्यादा? हाँ, एक तरह से। उनका मानना है कि जहां तर्क और विश्लेषण, जिन्हें अक्सर पुरुष ऊर्जा से जोड़ा जाता है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, वहीं हृदय, भावना और अंतर्ज्ञान, जिन्हें वो स्त्री ऊर्जा का केंद्र मानते हैं, वो सीधे अस्तित्व के सत्य से जुड़ सकते हैं। और ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को जगाने और उसका सम्मान करने का आह्वान है। तो ये आध्यात्मिकता में स्त्री ऊर्जा के महत्व का एक जोरदार उत्सव है, उसे उसका सही और ऊंचा स्थान देना है। ये तो वाकई में अध्यात्म को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, जो तथाकथित स्त्री गुणों को कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति मानता है। कमाल है जी। तो अगर हम इन सभी बातों को, स्त्रीत्व का सार, सामाजिक बंधनों से मुक्ति, प्रेम का नया अर्थ, मातृत्व का चुनाव और आध्यात्मिक महत्व, इन सबको एक साथ देखें तो ओशो का अंतिम या केंद्रीय संदेश क्या निकलता है इस किताब के माध्यम से? इन सभी विचारों का निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम इन सभी धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें तो ओशो का केंद्रीय संदेश बहुत शक्तिशाली और स्पष्ट है। शायद इसे उनके इस कथन में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। एक महिला की तुलना पुरुष से नहीं की जानी चाहिए। वो अलग है, अद्वितीय है और अपने आप में पूर्ण है। अपने आप में पूर्ण। जी। उनका संदेश किसी प्रतिस्पर्धा या बराबरी की दौड़ का नहीं है, बल्कि अपनी अनूठी प्रकृति, यूनिकनेस को पहचानने, उसे स्वीकार करने और उसका सम्मान करने का है। वो एक ऐसी नई दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसे नए मनुष्य की, विशेषकर नई स्त्री की, जो बाहरी दबावों, सामाजिक कंडीशनिंग और थोपी हुई पहचानों से मुक्त होकर जी सके। कैसे? पूरी जागरूकता, अवेयरनेस, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और स्वतंत्रता, फ्रीडम के साथ। इसमें वो महिलाओं को अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कोमलता, सॉफ्टनेस या नरमी को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ताकत और कोमलता दोनों? हाँ, क्योंकि उनके अनुसार ये दोनों ही शक्ति के अलग अलग रूप है, कमजोरी के नहीं। ये अपने सभी पहलुओं को, चाहे वे समाज की नज़रों में अच्छे हों या बुरे, मजबूत हों या कमज़ोर, पूरी तरह से स्वीकार करने, यानी आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और आंतरिक संपूर्णता, होलनेस का आह्वान है। तो आज हमने ओशो की किताब द बुक ऑफ विमेन के सार के आधार पर कुछ प्रमुख और वाकई सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों पर गहराई से बातचीत की। जी। हमने देखा कि ओशो स्त्रीत्व के सच्चे सार को कैसे देखते हैं, सामाजिक कंडीशनिंग के बंधनों को कैसे उजागर करते हैं और उनसे मुक्ति की राह कैसे सुझाते हैं। हमने प्रेम और रिश्तों पर उनके क्रांतिकारी विचारों, मातृत्व के प्रति उनके सम्मान, मिश्रित दृष्टिकोण और आध्यात्मिक यात्रा में स्त्री गुणों के महत्व पर भी चर्चा की। बिल्कुल। और ये विचार हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देते, बल्कि सच में सोचने पर भी मजबूर करते हैं। ये हमें इस बात पर मनन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम व्यक्तिगत स्तर पर और एक समाज के रूप में स्त्रीत्व को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कितना महत्व देते हैं। और ये केवल महिलाओं के लिए ही प्रासंगिक नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे अपने भीतर और अपने आसपास की स्त्री ऊर्जा को पहचानें, समझें और उसका सम्मान करें, क्योंकि अंततः संतुलन तो दोनों ऊर्जाओं के सामंजस्य में ही है। बिल्कुल सही कहा, संतुलन यही कुंजी है शायद। और जाते जाते एक विचार मन में कौंध रहा है जो ओशो के विचारों से ही जुड़ता है। स्रोत बताते हैं कि ओशो स्त्री और पुरुष को अलग मानते हैं, पर दोनों को अपने आप में पूर्ण भी मानते हैं। जी। आज की दुनिया में जहां लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी पर इतना जोर है, क्या ये संभव है कि हमारा समाज इन दोनों लिंगों के बीच के जो अंतर हैं उनका दिल से सम्मान करते हुए सच्ची समानता को बढ़ावा दे सके? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब बिना किसी एक को दूसरे से बेहतर या कमतर माने, बिना एक को दूसरे जैसा बनाने की कोशिश किए, क्या हम भिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्थापित कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी विचार कर सकते हैं। आशा है आप सभी को यह चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें।